बढ़िया। तो सोचना शुरू किया जाए। मैं नेक्स्ट स्टेप पर चर्चा को शुरू करता हूं। समाज में व्यवस्था वाली स्लाइड पर आ जाते हम लोग। ठीक अगली स्लाइड होगी। तो इस स्लाइड को समाज के इस स्लाइड पर आ जाते हैं। पिछली स्लाइड तो उसकी जनरल भूमिका है। कौन सा पेज नंबर है ये? 32। तो अभी तक हम लोगों ने मानव में व्यवस्था और परिवार में व्यवस्था पर बात किया। अब थोड़ी बात समाज में व्यवस्था पर करना चाहते हैं। जरूरत इसकी इसलिए दिखती है समाज में व्यवस्था की कि कहीं ना कहीं समाज से हमारा बहुत सारा इंटरेक्शन होता ही रहता है। सुविधाओं के रूप में जो सुविधाएं हम प्रयोग कर रहे हैं वहां भी वो इंटरेक्शन है। स्कूल कॉलेज में अगर बच्चे को पढ़ाने भेज रहे हैं तो समाज में ही भेज रहे हैं। सड़क पे ड्राइविंग करने का काम भी कर रहे हैं तो हम निकल के समाज में ही कर रहे हैं। बीमार हो गए हॉस्पिटल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज से ही हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। तो समाज के व्यवस्थित होने का स्वरूप क्या हो उस पर थोड़ा बात करना चाहते हैं। कल सुबह में परिवार को लेकर के कोई और चर्चा होगी तो कर लेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। मानव के रूप में जब समाज में जी रहे हैं ना तो 3 स्थितियां हो सकती है। एक स्थिति यह है कि हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक लक्ष्य के लिए साथ मिलकर के कुछ कार्यक्रम बना रहे हैं। तो कई सारे परिवार एक जगह पर रह रहे हों, एक दूसरे के लिए पूरक हों, सहयोगी हों, साथ मिलकर के जी रहे हों। हमारे साथ रहने का एक डिजाइन ये भी हो सकता है। इकट्ठा होने का एक डिजाइन मेला या भीड़ में भी होता है, जहां हर आदमी अपने मतलब से आया हुआ होता है, अपना काम करके जाता है। किसी को किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। किसी दूर के मेले में आप गए हैं, कहीं भीड़ पे खड़े हैं चौराहे में, लोग वहां भी बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन किसी को एक दूसरे से मतलब नहीं होता। सब अपने काम से आए होते हैं, अपने काम पे गए होते हैं। ये दिखता है। लोग इकट्ठा होते हैं युद्ध के मैदान में भी, एक दूसरे से लड़ने के लिए भी इकट्ठा होते हैं, जहां हमारा लक्ष्य विरोधी है। हम जीतना चाहते हैं, उनको हराना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं, हमको हराना चाहते हैं। ये तीनों में से किसको समाज कहेंगे? जहां हम एक दूसरे को हराने के लिए युद्ध के मैदान की तरह खड़े हैं, एक दूसरे के विरोध में, उसको समाज कहेंगे। या एक भीड़ की तरह हम इकट्ठा हैं एक दूसरे के साथ, जहां एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है, उसको समाज कहेंगे। या हम साथ साथ एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं, पूरक हैं, साथ मिलकर के कुछ निश्चित लक्ष्य और कार्यक्रम के लिए काम कर रहे हैं, उसको समाज कहेंगे। इसी को कहेंगे। उत्तर साफ है। तो समाज के रूप में साथ साथ जीते हुए हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमारा कॉमन गोल क्या होगा, उसको पहचानने का हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे कि समाज के रूप में साथ साथ जीते हुए हमारा लक्ष्य क्या हो। उसको देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि समाधान या समझदारी। समाधान का मतलब वही है, समझदारी, सही समझ, सही भाव, हर परिस्थिति में व्यवस्थित होकर के कैसे जिए उसका उपाय। तो अपने से पूछ के देखिए कि हमको समाधान सहज रूप में स्वीकार होता है कि समस्या स्वीकार होती है। समाधान, ये समाधान हर मानव की जरूरत है कि कुछ लोगों में समझदारी हो जाए बाकी मूर्ख रहे वही पर्याप्त है? हर व्यक्ति में दिखता है कि समझदारी की जरूरत है। तो पहला लक्ष्य ये दिखता है हर व्यक्ति में समाधान या समझदारी।
हर व्यक्ति में समाधान या समझदारी, ये हमको पहले लक्ष्य के रूप में दिखता है। ये बात क्लियर है कि मूल में समाधान में हम रहते हैं तो आराम में रहते हैं, सुखी रहते हैं, समस्या में रहते हैं तो दुखी रहते हैं। तो एक पहला लक्ष्य दिखाई देता है हर व्यक्ति में समाधान का, समझदारी का। ठीक है ये। इसके साथ अगले लक्ष्य को देखेंगे तो समृद्धि के रूप में दिखता है। आप अपने से ही पूछ के देखिए, हम परिवार में जीते हुए समृद्ध रहना चाहते हैं कि अभावग्रस्त रहना चाहते हैं? समृद्ध। ये समृद्धि या प्रोस्पेरिटी, ठीक है, हर परिवार की जरूरत है या कुछ परिवारों में हो जाए बाकी परिवार अभावग्रस्त बने रहें? सभी परिवार की समृद्धि हो सके, ये हमको जरूरत के रूप में दिखता है। ये समृद्धि की बात परिवार में इसलिए कर रहे हैं कि परिवार में रहते हुए ना बच्चे, बूढ़े, रोगी, बीमार, जिस समय भी हम कुछ उत्पादन नहीं भी कर सकते हैं उस समय भी हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। तो एक बच्चा अभी उत्पादन का काम नहीं कर सकता है, लेकिन परिवार में अगर माँ पिताजी हैं तो वो जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इसी तरह से हमने युवावस्था में बहुत काम किया, अभी वृद्ध हो गए हैं तो अब उत्पादन नहीं कर सकते, अब तो उत्पादन भी नहीं कर सकते बल्कि सेवा और चाहिए साथ में। तो परिवार के रूप में अगर हम साथ साथ जी रहे होते हैं तो बच्चे की भी सुविधा की जरूरत पूरी हो जाती है, बूढ़े की भी सुविधा की, सेवा की जरूरत पूरी हो जाती है। इसी तरह से कभी हम रोगी हो गए, बीमार हो गए, स्वस्थ नहीं है, तब भी हम खाना नहीं बना सकते, नहीं खा सकते, काम नहीं कर सकते। उस समय भी परिवार के दूसरे सदस्य हमारे साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ हम संबंध में जी रहे होते हैं, तो हम सभी की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। इसलिए समृद्धि को हर परिवार में पहचाना है। और जाहिर सी बात है, व्यक्ति में समाधान होगा तभी परिवार में समृद्धि हो सकती है। अगर एक एक व्यक्ति में, परिवार के हर सदस्य में वो समाधान है, वो समझदारी है, तो हम साथ मिलकर के सुविधा की आवश्यकता को पहचान भी सकते हैं, उससे अधिक को पूरा करने का काम भी कर सकते हैं और एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सकते हैं, तो समृद्धि पूरी हो सकती है। तो पहला लक्ष्य दिखता है हर व्यक्ति में समाधान, दूसरा दिखता है हर परिवार में समृद्धि या प्रोस्पेरिटी। इतने में भी कुछ कठिन लग रहा हो तो बताइए, अपने से पूछ के देखिए कि समाधान चाहिए कि समस्या, समृद्धि चाहिए कि अभाव। समस्या से तो सब परेशान है। ठीक बात है। तो ये क्लियर है कि समाधान हम में से हर आदमी की जरूरत है, समृद्धि हम में से हर आदमी की जरूरत है। इसी तरह से जब हम समाज में साथ साथ जीना चाहते हैं तो आप देखिए कि हम समाज में भय का वातावरण चाहते हैं या अभय का, विश्वास का वातावरण चाहते हैं। नकारात्मक भाषा में कहें तो अभय, सकारात्मक भाषा में कहें तो विश्वास। तो परस्परता में विश्वास पूर्वक जीना, अभय पूर्वक जीना, ये हमको मूलभूत जरूरत के रूप में दिखाई देता है। निश्चित रूप से व्यक्ति में समाधान और परिवार में समृद्धि होगी तभी समाज में अभय होगा। व्यक्ति समस्याग्रस्त है तो समाज में भय ही पैदा होगा। परिवार में समृद्धि नहीं होगी, अभाव लग रहा है और दूसरे परिवारों से छीनने की मानसिकता बन रही है तो समाज में भय ही होगा, अभय कहां से आएगा। तो व्यक्ति में समाधान और परिवार में समृद्धि के साथ ही समाज में अभय या विश्वास का वातावरण बन सकता है। अगर व्यक्ति में समाधान नहीं है, परिवार में समृद्धि नहीं है, कितना भी कुछ कर लेंगे, अभय का वातावरण नहीं बनेगा समाज में। ऐसे ही ये चौथा लक्ष्य दिखता है प्रकृति के साथ भी अस्तित्व में पूरक होने का। सहअस्तित्व का अर्थ है उनके साथ साथ होना और उनके लिए भी पूरक होना, सहयोगी होना, कॉम्प्लीमेंट्री होना।
आप अपने से ही पूछ के देखिए, प्रकृति के लिए पूरक और सहयोगी होना ये हमको सहज रूप में स्वीकार होता है, या प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर देना, बर्बाद कर देना धरती को, ये हमको सहज रूप में स्वीकार होता है? अपने से ये पूछ के देख लीजिए कि धरती के लिए हम पूरक और सहयोगी होंगे, तब हम पीढ़ी दर पीढ़ी मानव जाति के रूप में यहाँ ठीक से जी पाएंगे, या धरती को बर्बाद कर देंगे, शोषण कर देंगे, एक्सप्लॉइट कर देंगे, तब यहाँ हम पीढ़ी दर पीढ़ी जी पाएंगे? धरती को अगर खराब करने का काम करेंगे तो लौट के भुगतना भी तो हम ही को पड़ेगा। कौन भुगतेगा? हमारी जरूरत की, सुविधा की चीजें तो इस धरती से ही मिलती है। अगर धरती को हम खराब करने का काम करते जाएंगे, हवा को, पानी को, मिट्टी को, पेड़ पौधा को, पशु पक्षी को, तो लौट करके उसकी तकलीफ भी तो हमें को मिलेगी, और किसको मिलेगी कि नहीं? और देखेंगे कि समाधान, समृद्धि और अभय होगा ना, तभी हम सहअस्तित्व के लिए काम कर पाएंगे। पिछले डॉक्यूमेंट्री में हम लोग अभी जो देख रहे थे उसमें बता रहे थे कि यूएस का आधा पैसा सेना और हथियार पे खर्च हो जाता है। इसका मतलब सेना और हथियार में लगने वाला लोहा, कोयला, पेट्रोल, सामान, आदमी, ठीक है, ये सब जो उसमें बेकार हो रहा है, प्रकृति उसमें जो लग रही है और बेकार हो रही है, बेकार इन द सेंस कि आदमी आदमी के बीच झगड़ा है, इसीलिए तो उसकी जरूरत लग रही है। अगर आदमी आदमी के बीच झगड़ा नहीं होता तो ये अरबों खरबों डॉलर उसमें लगाने की, लोहा, कोयला, पेट्रोल, ये सब उसमें लगाने की क्या जरूरत आती? तो अगर आदमी आदमी के बीच संबंध ठीक नहीं है, वहां अभय के बदले भय है, तो सुरक्षा के नाम पर प्रकृति का भी एक्सप्लॉइटेशन होगा ही, दोहन होगा ही। जितने रिसोर्सेज, संसाधन उसमें लग रहे हैं प्रकृति के, वो तो आदमी आदमी के झगड़े के कारण है। अगर मनुष्य का आपस का वो झगड़ा ठीक नहीं होगा तो वो सारे संसाधन तो खराब होते ही रहेंगे। तो अब रुक के ये देखा जाए कि मानव के रूप में जीते हुए ये चारों लक्ष्य हमको चाहिए कि नहीं? इसमें से किसी को हम छोड़ सकते हैं क्या? अपने से पूछ के देखिए, समाधान चाहिए कि समस्या? समृद्धि चाहिए कि अभाव? अभय चाहिए कि भय? और सहअस्तित्व या पूरकता चाहिए कि दूसरे को शोषण और एक्सप्लॉइट करना प्रकृति को? पहला सवाल तो ये देखिए कि ये चारों लक्ष्य जरूरी है कि किसी को छोड़ सकते हैं। दूसरा ये देखिए कि इसको पूरा करने जाएंगे तो उसका क्रम क्या होगा। पहले समाधान करेंगे, फिर समाधान और समृद्धि करेंगे, फिर समाधान समृद्धि के साथ अभय करेंगे, फिर उसके साथ सहअस्तित्व के लिए काम करेंगे, या किसी भी क्रम से इसको शुरू कर देंगे, ये देखा जाए। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ लग रहा हो और एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो आराम से बता सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विचार है जी। कि इस तरह से आप समाधान बता रहे हैं, माइक ले लीजिए। और प्रदूषण इतना धरती पर बढ़ रहा है, ये विचार आ जाए तो सब प्रदूषण खत्म। माइक ले लीजिए कह रहे हैं। मुझे जरूरत ओम। मैं आपके साथ ही चिंतन करता जाता हूँ कि इतना सटीक यह चर्चा हो रही है कि वर्तमान जो स्थिति है, आप जो बता रहे हैं समस्या अभय के कारण ये बन रही है, और समाज में देश में झगड़े और शुरू हो गए हैं, सालों हो गई हैं, और पृथ्वी पर कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, ये कितना बड़ा खतरा आने वाला है। और ये विचार कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि इस विचार पर आ जाए संसार तो बहुत ही अच्छा होगा। बढ़िया। तो आप देखिए
आप सभी लोग अपने अपने लिए देखिए कि आप इस विचार पे आना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आपको ये ठीक लगता है कि नहीं लगता है। हम आ सकें, अपने परिवार को ऐसा होने की प्रेरणा दे सकें, समाज ऐसा हो, इसके लिए काम करेंगे तो धीरे धीरे चीजें ठीक हो सकती हैं। यथाशक्ति सभी आना चाहेंगे जी यथाशक्ति सभी आना चाहेंगे। जी, इस बात पर भरोसा होने लगे तो ये दिखता है कि समाज का ठीक होना इतना कठिन काम भी नहीं है। अगर यथाशक्ति सभी आना चाहेंगे ये बात दिखने लगे ना, तो ये दिखता है कि समाज का ठीक होना इतना कठिन काम भी नहीं है। जरूरत है खुद ठीक होने की, जरूरत है खुद ठीक होने की और ठीक दिशा में काम करने की। जाने अनजाने हम खुद ठीक हुए बिना दूसरों को ठीक करने में लग जाते हैं, वहां से समस्या है। या जब हम ठीक करने जाते भी हैं तो हमारा तरीका दूसरे को अपमान करने वाला, विरोध करने वाला, नीचा दिखाने वाला, कम बताने वाला, घायल करने वाला होता है। तो हम आश्वासन तो देते हैं कि तुम्हारे घाव पर पट्टी लगाने आ रहे हैं, मरहम लगाने आ रहे हैं। तरीका ऐसा होता है कि जाके एक लकड़ी मार आते तो अगली बार से हम मरहम का डिब्बा लेके जाते हैं उसके सामने कि आ रहे हैं तुमको आराम देने, और वो भागता है हमको देख के। डिब्बा मारने आया है। वही लगता है कि वो डिजाइन हमारा ऐसा हो गया है कि वो मरहम के नाम पर हम इतनी बार उसमें लकड़ी लगाए हैं, इतनी बार उसमें उंगली किए हैं कि घाव उसके हरे हो जाते हैं भरने के बदले। तो खुद ठीक हो सके हम और दूसरे को ठीक करने की दिशा में काम करेंगे ना, तो ये दिखाई देता है कि मूलतः आदमी जैसा होना ही चाहता है, व्यवस्था उसके लिए अनुकूलता दे, साधन दे, अवसर दे, मार्गदर्शन दे, प्रोत्साहन दे, संरक्षण दे, ये व्यवस्था का रोल है। तो मानव और व्यवस्था कोई एक दूसरे के विरोध में नहीं है, दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं ऐसा नहीं है। आदमी जैसा जीना ही चाहता है, व्यवस्था उसके लिए साधन दे सके, अवसर दे सके, मार्गदर्शन दे सके, प्रोत्साहन दे सके, संरक्षण दे सके, इसकी जरूरत दिखती है। तो आदमी तो मूलतः ठीक जीना चाहता ही है। समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व हम में से हर मानव की मूलभूत चाहना है ही। तो एक ऐसी मानवीय व्यवस्था बन सके जिसमें ऐसा जीने का अवसर हर आदमी के पास हो, उसके लिए साधन हर व्यक्ति के पास हो, उसके लिए अनुकूल मार्गदर्शन उपलब्ध हो, अच्छा करने का प्रोत्साहन उपलब्ध हो, संरक्षण उपलब्ध हो, तो व्यक्ति और व्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति और व्यवस्था एक दूसरे के विरोध में है, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, मारपीट और दंगा करते ही रहना पड़ेगा। ठीक से देखने जाते हैं तो दिखता है कि व्यक्ति जैसा होना ही चाहता है, व्यवस्था उसके लिए अनुकूलता प्रदान कर दे, इसकी जरूरत दिखती है। व्यवस्था से भी पूछेंगे तो वो भी यही चाहता है, वो भी सहअस्तित्व ही चाहता है, समाज में अभय ही चाहता है, परिवार में समृद्धि ही चाहता है, व्यक्ति में समाधान ही चाहता है। व्यवस्था की भी चाहना यही है, व्यक्ति की भी चाहना यही है। तो हम दोनों की चाहना एक है, ये पहचानना जरूरी है। हम दोनों का मतलब व्यक्ति और व्यवस्था, ये दोनों की मूल चाहना, मूल लक्ष्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के विरोध में नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। चाहना एक ही है, फिर भी हो नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली हमारे बिजनौर सेंटर में, हमारे बिजनौर में डॉक्टर रणसिंह आर्य जी हैं जो हर बार ये बात कहते हैं कि हर आदमी जो चाहता है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, और जो कोई नहीं चाहता है वो हो रहा है। तो विचारणीय प्रश्न तो है कि जो हम सबकी चाहना है
वो घटित नहीं हो रहा है, और जो हम में से कोई नहीं चाहता है वही दिनों दिन फल फूल रहा है। तो रुक के देखने की तो जरूरत है कि कहाँ चूक है। विचारणीय प्रश्न तो है, इस पर विश्लेषण की, चिंतन की जरूरत तो है कि जो हम सब चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, और जो हम में से कोई नहीं चाहता है वही बढ़ा जा रहा है दिनों दिन। उसमें गड़बड़ हो गई है। जी माइक दीजिए जी। उसमें एक गड़बड़ ये है कि चाहना तक तो ठीक है, फिर उसमें जो इनपुट देना चाहिए था वो इनपुट कोई दे ही नहीं रहा है, या दे रहे हैं तो बहुत अल्प है, जो अपर्याप्त है। जब इनपुट पूरा देने लग जाएंगे तो वो सब काम हो जाएगा। बढ़िया। तो अगला मुद्दा यही समझने का है कि व्यवस्था के उन जो 4 लक्ष्य थे उसको पूरा करने के लिए क्या इनपुट में करने की जरूरत है। तो ये दिखता है कि व्यवस्था की जगह पे ये 5 कार्यक्रम की जरूरत दिखती है। एक, शिक्षा संस्कार के कार्यक्रम की जरूरत दिखती है। दूसरा, न्याय सुरक्षा के कार्यक्रम की जरूरत दिखती है। तीसरा, स्वास्थ्य संयम के कार्यक्रम की जरूरत दिखती है। चौथा, उत्पादन कार्य की जरूरत दिखती है। और 5वां, विनिमय की, एक्सचेंज की और कोष की, यानी जो अतिरिक्त बच गया है उसको स्टोर करके, इकट्ठा करके रखने का जरूरत दिखता है। शिक्षा संस्कार अगर ठीक हो ना तो हर व्यक्ति में समाधान संभव है, समझदारी संभव है। आज के दिन की अच्छी बात यह है कि गरीब से गरीब माँ बाप भी जो दूसरे के घर में मजदूरी कर रहे हैं, कहीं और काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं और भेज रहे हैं। उसके लिए फीस भरने का, कॉपी किताब का, ड्रेस का, जूते चप्पल का इंतजाम कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज पहले से बन के बिल्डिंग खड़ी है, टीचर अपॉइंट हो रखा है, सैलरी जा रही है। ये सब होने के साथ शिक्षा की वस्तु ठीक हो जाए, जो दिया जा रहा है शिक्षा में वो अधूरा होने के बदले पूरा हो जाए, और जिस तरीके से दिया जा रहा है वो प्रोसेस ठीक हो जाए। तो अगर की वस्तु ठीक हो जाए और शिक्षा का प्रोसेस ठीक हो जाए, तरीका ठीक हो जाए, तो हर व्यक्ति में समझदारी संभव है। गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत 8वीं तक की शिक्षा, 10वीं तक की शिक्षा कंपलसरी कर रखी है। ये सब हो रखा है, स्कूल बन गए हैं, बिल्डिंग खड़े हैं, सैलरी जा रही है, जूते चप्पल, ड्रेस, बस, कुर्सी, सब का इंतजाम हो गया है। वो सब के बीच में जो पढ़ाया जा रहा है वो बात भी थोड़ा संपूर्ण हो जाए, और जिस तरीके से दिया जा रहा है वो तरीका भी थोड़ा ठीक हो जाए, तो हर व्यक्ति में समझदारी आज के दिन तो लगता है कि संभव है। जी जी है ना, शिक्षा अधूरी है। शिक्षा जो बच गई है आज के दिन सिर्फ नौकरी कमाने के लिए, उस पे तो रुक के सोचना ही पड़ेगा कि जो बच्चा सफल नहीं होता है वो तो परेशान रहता ही है, जो सफल हो जाता है वो भी अपने को परेशान पाता है। जिन माँ बाप के बच्चे की नौकरी नहीं लगती है वो तो परेशान होते ही है, जिनकी लग जाती है नौकरी वो भी मुड़ के कोई माँ बाप के साथ अच्छा नहीं जीता है। ठीक, अमेरिका चला जाता हो कि देश में रहता हो कि घर में रहता हो, परेशान पक्का है। इतना ही है कि जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनका एक तरह का दुख है, जिनकी नौकरी लग गई है उनका दूसरे तरह का दुख है। जिन माँ बाप के बच्चे अमेरिका नहीं गए हैं उनका एक तरह का दुख है, जिनके चले गए हैं उनका दूसरी तरह का दुख है। जीने को समग्रता में सोचने का काम नहीं करेंगे
तो यहाँ रहे कि बिल्ली दुखी होने की गारंटी है। जीने को अगर सिर्फ नौकरी, पैसा और सुविधा में ही सोचते रखे हैं तो यहाँ रहे कि बिल्ली दुखी होने की गारंटी है। सिर्फ पैसे को ही अगर जिंदगी मानेंगे तो सिर्फ पैसा इतना ही करेगा आपको कि पहले कच्चे मकान में दुखी थे, अब पक्के में दुखी, पहले गांव में रह के दुखी थे, अब शहर में रह के दुखी होंगे। तो अपनी पसंद का दुख खरीद सकते हैं आप पैसे से, ये तो हो सकता है। मैं विद्यालय में जाता हूँ जी, विद्यार्थियों से बात नहीं करता हूँ, जी, गुरुकुलों में जाता हूँ, बात करता हूँ, तो मैं पूछता हूँ बच्चों को, क्या शिक्षा लेने आते हो, ये शिक्षा बताओ कि आप क्या चाहते हो। ऑन है, ऑन है। तो मेरा जब बन गया संस्कार कि मैं विद्यालय में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, गुरुकुलों में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ। शिक्षा का तरीका, गुरुकुली तरीका और विद्यालय का तरीका थोड़ा भिन्न है। हमारी गुरुकुली पद्धति शिक्षा की अलग थी और आज अलग है। तो बच्चों से मैं कहता हूँ, बच्चों तुम यहाँ विद्या प्राप्त करने आए हो, तो क्या विद्या प्राप्त करके क्या करना चाहते हो। तो बच्चों का उत्तर होता है हमारी नौकरी लग जाएगी और हम IAS अफसर बन जाएंगे या कोई नौकरी लग जाएगी। तो लेकिन यही उद्देश्य है तुम्हारा, हाँ यही उद्देश्य है। तो मैं उनसे बात भी करता हूँ कि भाई उद्देश्य दूसरा है। असलियत क्या है कि सबसे पहले शिक्षा का मतलब है हमें नागरिक बनना है और सदाचारी बनना है, सदाचार में अपना जीवन व्यतीत करना है और समाज के लिए कुछ करना है। तो गुरुकुल शिक्षा में ये सब कुछ है, लेकिन आज की स्कूली जो शिक्षा है उसमें ऐसा नहीं है। बढ़िया, माइक दे सकते, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे भी सुन लें। नहीं, आप ही कुछ कह रहे थे ना, हैंड रेज कर रहे थे, थोड़ा सुन लेता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। एक तो पहला भी प्रश्न अभी अनुत्तरित है जिसे मैं खुद भूल गया हूँ। दूसरा, अभी ये जो शिक्षा, संस्कार, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन और विनिमय कोष, अब अभी की अगर वर्तमान उसको देखा जाए तो एक दौड़ यहाँ भी संभावित लग रही है कि उत्पादन कार्य तक तो ठीक है और कोई भी रहेगा, लेकिन विनिमय कोष की तरफ दौड़ ज्यादा तेज हो जाएगी। जी, अभी एक एक करके ये सब आयाम पर बात करेंगे। तो इसमें अगर पारदर्शिता रहे और हर कोई देख सके तो उसको और बेहतर किया जा सकता है। जी, अभी करते हैं, एक एक करके सब पर बात करेंगे। पूरा सुन लीजिए नेपाली, पूरा सुन लीजिए, फिर पारदर्शिता की बात कीजिए। ये चीजें तो अभी नहीं सुनी है, बाद में आइए प्रश्न तो। हाँ, कोई नहीं, अभी आ जाते ना, बात कर लेते। जो पहला स्टेप है शिक्षा संस्कार ना, ये दिखता है कि शिक्षा संस्कार अगर ठीक हो तो हर व्यक्ति में समझदारी, जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सकती है। शिक्षा संस्कार अगर हो तो जो पहला लक्ष्य है हर व्यक्ति में समाधान का, ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। ये जो दूसरा जगह है न्याय और सुरक्षा का, अगर हम एक दूसरे के साथ न्यायपूर्वक जीना शुरू कर दें, अपराध खत्म हो जाए तो समाज में अभय संभव है। न्यायपूर्वक जीने लगे, एक दूसरे के साथ अपराध खत्म हो जाए तो परिवार और समाज में अभय पूर्वक जीना संभव है। तो शिक्षा संस्कार से समाधान हो जाता है, न्याय से अभय हो जाता है। शिक्षा संस्कार से हर व्यक्ति में समाधान हो जाता है। हम सबके न्याय पूर्वक जीने से समाज में अभय हो जाता है।
स्वास्थ्य संयम की अगर ठीक ठीक समझ हो ना, तो सुविधा की आवश्यकता को हम पहचान लेते हैं। अगर अपने स्वास्थ्य संयम की ठीक ठीक समझ हो तो अपनी सुविधा की जरूरत क्या है वो हमको पहचान में आ जाती है। हम उसको सम्मान से, पहचान से, दिखावे से, स्टेटस से जोड़ देते हैं, जरूरत पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो स्वास्थ्य संयम की अगर ठीक ठीक समझ हो तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान हो जाती है। क्या सुविधा हमको चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से, उस जरूरत की पहचान हो जाती है स्वास्थ्य संयम के ठीक होने से। तो इससे दोनों चीज हो जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी सुविधा की जरूरत का हमको पता चल जाता है। स्वास्थ्य संयम के ठीक होने से शरीर स्वस्थ रहता है और हमको सुविधा की जरूरत का पता चलता है। ये जो सुविधा की जरूरत हमको पता चली, उत्पादन कार्य से हम उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ उत्पादन, कुछ न कुछ प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो जो जरूरत हमको यहाँ पता चली है, हम समाज में अलग अलग लोग अलग अलग उत्पादन करके उन सभी जरूरतों को पूरा करने का काम कर लेते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग उत्पादन करके स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं उन सभी का हम उत्पादन कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य संयम से शरीर स्वस्थ रहता है, सुविधा की जरूरत पता चल जाती है। जो सुविधा की जरूरत पता चली है, हम समाज के रूप में अलग अलग उत्पादन कार्य करके उन सभी जरूरतों का उत्पादन कर लेते हैं। विनिमय कोष से क्या होता है? जो जरूरत हमारी है और मैंने खुद उत्पादन नहीं किया है, आपने किया है, जो आपकी भी जरूरत है आपने उत्पादन नहीं किया है, मैंने किया है, ये एक दूसरे से आदान प्रदान हो जाता है विनिमय के द्वारा। तो जिन सुविधाओं का हमने खुद उत्पादन नहीं किया है, वो सुविधा भी हमको मिल जाती है विनिमय के माध्यम से। तो मैंने कपड़े का उत्पादन नहीं किया है, आपने किया है। मैंने गेहूं का उत्पादन किया है, आपने नहीं किया है। तो आपको गेहूं मिल जाता है, हमको कपड़ा मिल जाता है। तो जिन सुविधाओं का हमने सीधा उत्पादन नहीं किया है, वो भी हमको मिल जाता है विनिमय से। और कोष से ये होता है कि जो सुविधा एक समय उत्पादन होती है वो पूरे साल भर, 2 साल भी हमको उपलब्ध रहती है। जैसे गेहूं अभी होगा मार्च अप्रैल के महीने में, अगर उसको सुरक्षित करके हम रखते हैं तो पूरे साल, 2 साल, 3 साल भी खा सकते हैं। धान अभी कटता है अक्टूबर नवंबर के मौसम में, ठीक है, अगस्त अक्टूबर के मौसम में, अगर उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं तो साल, 2 साल, 3 साल भी खाने का काम कर सकते हैं। तो सुविधाओं का जो अतिरिक्त होता है उसको जमा करके कोष के रूप में संचय करके रखने का काम करने से हमको वो सुविधा भी मिल जाती है जिसका हमने उत्पादन खुद नहीं किया है। तो स्वास्थ्य संयम से शरीर स्वस्थ हो गया, आवश्यकता की पहचान हो गई। उत्पादन से हम सभी ने मिलकर अलग अलग आवश्यकता का उत्पादन कर लिया। विनिमय से जो उत्पादन हमने नहीं किया है वो भी हमको मिल जाता है और जो आपने नहीं किया है वो आपको मिल जाता है। तो ये तीनों को मिला के हर परिवार में समृद्धि सुनिश्चित हो जाती है। हर परिवार की सुविधा की आवश्यकता पूरी हो जाती है ये तीनों को मिला के। तो शिक्षा संस्कार से समाधान हो गया, स्वास्थ्य, उत्पादन और विनिमय ये तीनों से समृद्धि हो गई, न्याय से अभय हो गया, अभय हो गया। और सुरक्षा का मतलब है यहाँ बाकी प्रकृति जो हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा, पशु पक्षी है उनका भी ध्यान रखना।
उनका भी संवर्धन करना, इनरिचमेंट करना, उनका भी संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना और उनका भी सदुपयोग करना, राइट यूटिलाइजेशन करना। तो बाकी प्रकृति का भी संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो प्रकृति में परस्पर पूरकता या अस्तित्व में सहअस्तित्व सुनिश्चित हो जाता है। तो ये जो 5 आयाम है, 5 डायमेंशन है, 5 तरह के कार्यक्रम हैं, शिक्षा संस्कार से पहला लक्ष्य पूरा हो जाता है समाधान का। स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन, कार्य और विनिमय कोष, ये तीनों से समृद्धि का लक्ष्य पूरा हो जाता है। न्याय से अभय का लक्ष्य पूरा हो जाता है और सुरक्षा से सहअस्तित्व का, परस्पर पूरकता का लक्ष्य पूरा हो जाता है। ऐसा अब लौट के देखिएगा तो ये 5 आयाम वो करने का कार्यक्रम है जिसको करने से वो 4 लक्ष्य रूपी फल मिलता है। तो 4 लक्ष्य रूपी फल पाने के लिए क्या करेंगे उसको अगर देखेंगे तो ये 5 तरह के कार्यक्रम को करने की जरूरत दिखाई देती है। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उत्पादन का, विनिमय का, न्याय, सुरक्षा का। ये 5 पर अगर हम काम करेंगे तो ये 4 लक्ष्य मिल जाएगा कि नहीं, इसको देखना शुरू करिए कि अगर ये 5 पर काम करेंगे तो वो 4 लक्ष्य मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, इन आयामों का एक एक करके अभी विस्तार करने का काम करेंगे। तो शिक्षा संस्कार क्या है उसको भी विस्तार करेंगे, न्याय सुरक्षा क्या है उसको भी विस्तार करेंगे, स्वास्थ्य संयम क्या है उसको भी विस्तार करेंगे, उत्पादन कार्य क्या है उसको भी विस्तार करेंगे, विनिमय कोष क्या है उसको भी विस्तार करेंगे। धीरे धीरे देखेंगे अभी, बट मोटे तौर पर आप देखिए कि ये 5 अगर समाज में ठीक चले, परिवार से लेके विश्व परिवार तक अगर ये ठीक होने का काम चले, तो ये जो 4 लक्ष्य है, समाधान का, समृद्धि का, अभय का, सहअस्तित्व का, वो पूरा होगा कि नहीं होगा। जी कुछ कह रहे आप? हाँ, इस पर तो विचार होना चाहिए, पर मुझे ये लग रहा है कि एक ब्रांच और अभी नई निकलेगी इसमें से। जी, ब्रांच ये निकलेगी कि ये तो शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, उत्पादन और विनिमय वाली बात पे चलना ही चाहिए, लेकिन जो नहीं चलेंगे उनकी एक दूसरी ब्रांच तैयार हो जाएगी। जी, 90% 95% शिक्षित हो गए, 5% की ब्रांच अलग चलेगी। वही न्याय के साथ जो नहीं है उनकी ब्रांच अलग चलेगी। तो ऐसे ही आगे ये तो एक और खड़ी हो जाएगी। दो बात इसमें समझना महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि अगर ये 5 आयाम ठीक ढंग से चलेंगे तो ज्यादातर लोग तो ठीक हो जाएंगे, वो आप कह ही रहे हैं, बढ़िया। अब जो बचपन में शिक्षा नहीं ले पाए उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा करेंगे। और क्या करेंगे? बचपन में अगर शिक्षा संस्कार नहीं हो पाया तो प्रौढ़ शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम चलाएंगे। और क्या करेंगे? ठीक है। ऐसे ही न्याय की जगह पर संबंध में जीने का काम कर रहे हैं, उसको करेंगे, लेकिन अगर उसके साथ अपराध भी कहीं दिखाई दे रहा है तो सजा का भी जो प्रावधान करना है, जेल का भी जो प्रावधान करना है, कर लीजिए। लेकिन जेल में उसको भेजने के बाद भी उसके साथ शिक्षा संस्कार का कोई काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ताकि उसकी मानसिकता में बदलाव हो सके। अगर वो मानसिकता में बदलाव नहीं होगा तो 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद जब वो लौटेगा तो पहले से ज्यादा रिएक्टिव होकर लौटेगा और पहले से ज्यादा तरीका सीख के बाहर आएगा कि नहीं। तो जितना आप कह रहे हैं ना, वो सबको देखेंगे तो नहीं चलने वालों की जगह से बड़े हो गए हैं तो उनके लिए अलग शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम होगा। उसको प्रौढ़ शिक्षा कहिए कि वयस्क शिक्षा कहिए कि वृद्ध शिक्षा कहिए, उसी की जरूरत दिखाई देगी। ऐसे ही न्याय की जगह पर अगर ठीक जीने का काम नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए सजा का, दंड का जो भी प्रावधान करना हो कर लें,
लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि लौट के उसको वापस शिक्षा संस्कार का कोई न कोई कार्यक्रम तो चलाने की जरूरत पड़ेगी ही। वो भी न्यायपूर्वक जी सके, उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि अदरवाइज वो फिर वही अपराध करेगा। अभी भी हम क्या करते हैं, फांसी की सजा के अलावा फांसी और आजीवन कारावास, आजीवन का मतलब पूरे मरने तक, ये दोनों के अलावा जितनी भी सजा हम देते हैं लौट के एक समय के बाद तो समाज में आता ही है कि नहीं। सिर्फ ये 2 सजा छोड़ दें, एक फांसी और एक अंतिम सांस तक कारावास। उसमें भी संशोधन कर दिया जाता है जी कारावास में भी संशोधन कर दिया जाता है। वही नहीं, 20 वाले तो 14 साल में छूट जाते हैं। कुछ सजा होती है जिसमें लिखा रहता है कि अंतिम सांस तक वहीं रहेंगे। जिसको हम अभी आजीवन कहते हैं सामान्य रूप से, वो तो 20 साल की सजा होती है जिसमें छुट्टी उट्टी और आपका अच्छा आचरण काट के 14 साल में बाहर निकल आते हैं। और अगर आप थोड़े ज्यादा VIP हैं तो पैरोल की भी सुविधा उपलब्ध है बीच में बाहर आने की। तो वो जब बाहर आ रहे हैं तो उनको अगर ठीक होने का काम नहीं हुआ है, ठीक है, तो लौट के तो अपराध फिर से होना ही है। वो सजा फिर से देते रहिए, गोल गोल साइकिल में घूमते रहे। तो इस पर विचार किया जाए कि इसकी जरूरत है कि नहीं, और अगर जरूरत लगती है तो एक एक करके बात हो सकता है शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, न्याय, सुरक्षा, ये सब के ऊपर। तो अगली स्लाइड पे आ जाइए, शिक्षा संस्कार पर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो शिक्षा का ठीक मतलब क्या है उसको वो देखेंगे तो मानव स्वयं को समझ सके, परिवार में व्यवस्थित होकर जीने को ठीक ठीक समझ सके, समाज में व्यवस्थित होकर जीने को समझ सके, और प्रकृति अस्तित्व के साथ व्यवस्थित होकर के जीने को समझ सके। ये शिक्षा का मतलब समझ में आता है। तो हमको ठीक शिक्षा मिली है या शिक्षा की वस्तु ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें मानव को समझने का, परिवार को समझने का, समाज को समझने का और प्रकृति अस्तित्व की व्यवस्था को समझने का काम हो रहा है। तो शिक्षा की वस्तु पूरी है। इसमें से जो जो हिस्सा छूट रहा है वो सब जगह पर शिक्षा अपूर्ण है, अधूरा है। और जो ठीक हो रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं ठीक हो रहा है हम लग करके उसको करने का काम कर लें। तो मुद्दा शिकायत करने का नहीं है, मुद्दा दोषारोपण करने का नहीं है, मुद्दा दूसरे के सिर पर गलतियों का ठिकरा फोड़ने का नहीं है। मुद्दा यह है कि जो नहीं हो रहा है आज के दिन, होना चाहिए, उसको हम आप कैसे मिलके कर सकते। एक पुराना कोट है किसी का, हम गरीब पैदा हुए थे इसमें तो हमारा दोष नहीं है, लेकिन हम गरीब मर रहे हैं इसमें कसूरवार हम जरूर हैं। तो हमको बचपन से शिक्षा संस्कार ठीक नहीं मिला, इसमें तो हमारा कसूर नहीं, लेकिन हम आज ठीक शिक्षा संस्कार नहीं दे रहे हैं, ठीक है, और अपने समझने जीने का भी काम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अपनी भी तो बनती है। हमको बचपन में ठीक शिक्षा संस्कार नहीं मिला, इसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं, लेकिन आज जो हम अपने लिए ठीक समझने जीने का काम कर सकते हैं, अगली पीढ़ी को शिक्षा संस्कार सही देने का काम कर सकते हैं, वह जिम्मेदारी तो हमारी आपकी भी है। और अगर उसको हम ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी पड़ेगी, कमी है। रुक के देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। हमको नहीं मिला बचपन में ठीक शिक्षा संस्कार, ये बात तो सही है कि वहां मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, पेरेंट्स की थी, दूसरे लोगों की थी, उस समय के समाज की थी, वातावरण की थी, तो नहीं मिला। लेकिन अगर आज पूरी बात सुनने के बाद भी हम उसको समझने जीने में लगने के लिए उस निष्ठा से नहीं लगते,
उस तत्परता से नहीं लगते। समाज की शिक्षा संस्कार में इसको लाने का जो अवसर है हमारे पास, समाज और व्यवस्था में इसको ले जाने का जो अवसर है हमारे पास, उसको अगर करने का काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को तो रुक के देखना पड़ेगा ही कि वो जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि नहीं बनती है। हर समय की समस्याओं के लिए कब तक जो है वो जिम्मेदार ठहराते रहेंगे पूर्वजों को। अभी टीवी के बहस को देखिए, कोई भी घटना सुनाई देगी तो उत्तर आएगा ये समस्या क्यों है तो मेरे जिम्मेदार, ठीक है। ये समस्या क्यों है, ठीक है। भाजपा वाले हैं तो कहेंगे आम आदमी पार्टी की नीति जिम्मेदार है। दिल्ली में बहस अभी होता हुआ दिखाई देगा किसी बात को लेके कि ये क्यों खराब है, कहेंगे पिछले 10 साल से तुमने खराब कर दिया इसलिए। उनसे पूछिए क्यों खराब है, कहेंगे 70 साल से बीमार बना के हमको दिए थे, 10 साल में क्या क्या कर देंगे हम। ये एक दूसरे पर दोषारोपण करने का, एक दूसरे को गलत बताने का इतना भर ही हम काम करेंगे, या जो सही समझ में आता है उसको समझने का, जीने का, लोगों तक पहुंचाने का, उस सार्थकता के काम को भी कुछ करेंगे। एक दूसरे का कपड़ा फाड़ने भर का ही काम हम करेंगे या खुद भी कपड़ा पहन सके, दूसरे को ही उपलब्ध करा सके, उसके लिए कुछ काम करेंगे, ये सोचने की जरूरत है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने कुछ शुरू किया था लेकिन वो रह गया सब, है ना, तो प्रोत्साहन ही नहीं मिला। राजनीति में जब चीजें उतर जाती हैं तो उसकी कठिनाई हो ही जाती है, हो ही जाती है। ये दिखना जरूरी है कि जब भी पक्ष विपक्ष बन जाती है ना चीजों में कभी भी, तो क्या सही है क्या गलत है ये गैर महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ही निष्कर्ष होता है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक, जो तुम कर रहे हो वो गलत। आज के दिन का कोई दंगा होगा और कांग्रेस पार्टी अगर सवाल पूछेगी कि दंगा हो रहा है क्या कर रहे हो तुम, तो अगली पार्टी ये नहीं बताती है कि दंगा क्यों हो रहा है और क्या कर रहे हैं। वो कहता है 1984 याद है तुमको, 84 याद है, ठीक है। उस समय किसकी सरकार थी, उस समय तुम क्या किए थे, ऐसा बहस दिखाई देता है। तो मुद्दा यह है कि एक दूसरे की गलतियां गिनाने का, एक दूसरे का कपड़ा फाड़ने का, एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने का, इतना ही काम हम करेंगे या खुद ठीक हो करके दूसरों को ठीक जीने में सहयोग करने का भी कुछ करेंगे। तो शिक्षा के ठीक होने का मतलब है मानव, परिवार, समाज और प्रकृति या अस्तित्व, ये सब जगह पर व्यवस्थित होकर के जीने का स्वरूप क्या है उसकी समझ हमको हो जाए, ये शिक्षा है, ये शिक्षा है। संस्कारित होने का मतलब है उसको समझने के साथ साथ वैसा जीने की हमारी मानसिकता बन गई है, तैयारी हो गई है, निष्ठा हो गया है, कमिटमेंट हो गया है, प्रिपरेशन हो गया है, माइंडसेट बन गया है, तो वो संस्कारित होने का मतलब। सूचना सब इकट्ठा कर लें, जीने के संदर्भ में वो निष्ठा नहीं हो, वो तैयारी नहीं हो, वो कमिटमेंट नहीं हो, वो मानसिकता नहीं हो, वो प्रिपरेशन नहीं हो, तो कौन सा संस्कार है जी। तो शिक्षा का मतलब है सही को समझना और संस्कार का मतलब है सही जीने की तैयारी, सही जीने की मानसिकता, सही जीने की निष्ठा और तत्परता। जी जी, संस्कारी है मतलब ऐसा जी रहे हैं, कुसंस्कारी है मतलब इसमें से कहीं ना कहीं अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। हमारे जीने से व्यवस्था दिनों दिन ठीक हो रही है तो संस्कार ठीक है। हमारे जीने के डिजाइन से अगर व्यवस्था खराब हो रही है तो संस्कार ठीक नहीं है हमारा। बढ़िया, इतने से देखिए फिर
कि अपने आप समझ में आता है कि शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए, कंटेंट क्या दिया जाए, वस्तु क्या दिया जाए, क्या पढ़ाया जाए। तो यही समझ में आता है कि मानव के व्यवस्थित होने का स्वरूप क्या है, परिवार के व्यवस्थित होने का स्वरूप क्या है, समाज के व्यवस्थित होने का स्वरूप क्या है, और इस प्रकृति अस्तित्व में व्यवस्था का स्वरूप क्या है। ये शिक्षा में वस्तु के रूप में, कंटेंट के रूप में, पाठ्य सामग्री के रूप में देने की जरूरत है। इसमें से जो हिस्सा दिया जा रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं दिया जा रहा है वो सबको लग के हमको आपको पूरा करने की जरूरत है। अपनी अपनी सीमा में रहते हुए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो करेंगे तो धीरे धीरे बातें बन सकती हैं, चीजें आगे की तरफ बढ़ सकती हैं। अपने प्रयास, अपनी सीमा, अपने सामर्थ्य को न देख करके, वहां पर नहीं काम करके हम सिर्फ दूसरे का मुंह देखेंगे कि ये कर दे, वो कर दे, ये शिक्षा मंत्री कर दे, वो राज्य मंत्री कर दे, वो मुख्यमंत्री कर दे, उससे कुछ ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ना करें, जरूर वो भी करें, लेकिन वो नहीं भी कर रहे हैं तो हम अपनी सीमा में क्या कर सकते हैं उसको देखने का काम तो कर ही सकते हैं। हम एक शिक्षक के रूप में भी पढ़ा रहे हैं तो एक क्लास में बच्चे के साथ सार्थकता पर बात कर ही सकते हैं। हम एक स्कूल चलाने का काम कर रहे हैं तो स्कूल की शिक्षा वस्तु को ठीक कुछ मॉडिफाई करने का, ऐड करने का, कुछ अतिरिक्त देने का काम कर ही सकते हैं। बच्चे के साथ हम व्यवहार कैसा करेंगे पूरे समय वो हम तय कर ही सकते हैं। हमारी सीमा में क्या क्या है उसको पहचान के काम शुरू करेंगे ना तो धीरे धीरे और आगे संभावना, अवसर ये बनना शुरू होता है। जो हमारी सीमा में है उसको नहीं करके सिर्फ हम दूसरों का मुंह देखते रहें और रोना रोते रहें, उससे तो कुछ ज्यादा निष्कर्ष निकलता नहीं। तो पहली चीज है कि शिक्षा की वस्तु क्या हो तो ये दिखता है कि गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी जो भी पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं। वो सब के साथ साथ मानव स्वयं में व्यवस्थित होकर जी सके, परिवार की व्यवस्था को ठीक ठीक समझ सके, समाज की व्यवस्था को समझ सके, प्रकृति और अस्तित्व की व्यवस्था क्या है उसको समझ सके। इसको शिक्षा की वस्तु के रूप में देंगे कि नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि शिक्षा देने की, इस शिक्षा देने की विधि क्या होगी तो ये दिखता है कि संबंध पूर्वक स्नेह के भाव से ही समझने समझाने का काम हो पाता है। जितना हम विरोध और दबाव पूर्वक इसको करने का काम करते हैं उतना हमारे और अगले के बीच दूरी बढ़ती चली जाती है। विरोध और ताकत से अगले में बदलाव नहीं होता है। डंडा मार के हम आपको चुप तो कर सकते हैं, डांट करके हम आपको चुप तो कर सकते हैं, लेकिन बदलाव नहीं कर सकते। बदलने की प्रक्रिया तो संबंध पूर्वक स्नेह के भाव से ही होती है। आप अपने से ही पूछ के देखिए, जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या चाहते हैं? अगला आपको बताए नालायक हो, नकारा हो, 20 साल की उम्र हो गई है अभी तक तुमको कुछ नहीं आता है। पड़ोसी के बच्चे को देखो 15 साल में ठीक कर लेता है, 10 साल से तुमको बता रहे हैं वही हालत है, 20 बार बता चुके हैं उसके बाद भी तुमको समझ में नहीं आता है। ठीक, नालायक हो, किसी काम के नहीं रह गए हो, ये सुनना चाहते हैं हम दूसरे से, या वो स्नेह के भाव के साथ हमको ठीक समझने में, ठीक जीने में सहयोग कर दे, ये चाहते हैं। ये बात जो अपने लिए दिखाई देती है ना, वही दूसरे के लिए भी समझने की जरूरत है। इसी को मैं दूसरे उदाहरण से कहता रहता हूं कि राह चलता हुआ कोई व्यक्ति 6 फीट के गड्ढे में गिर के फंस गया है। अब आप उसको कितना भी ये भाषण दीजिए कि दिन के उजाले में तुम्हारा आंख अंधा था क्या, आंख खोल के चलने के लिए बचपन से सिखा रहे हैं, अभी तक तुमको तमीज नहीं आई है, कितनी बार बोलो गड्ढा देख के साइड से चला करो। ठीक, ये सब कहने से वो गड्ढे से बाहर निकल जाएगा या उसको एक सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे और कहां कहां पैर रख के वो बाहर निकल सकता है, ये बताने से गड्ढे से बाहर निकलेगा।
किससे निकलेगा? ये बात समझ में आती कि फिर से पूछो सवाल? अभी हमको लगता है कि उस गड्ढे में गिरे हुए को एक भाषण दे देते हैं, एक उपदेश दे देते हैं और उससे वो निकल जाए। आप देखेंगे जब आप गड्ढे में गिरे हुए हो और उस समय अगर कोई ऊपर से समझा रहा हो ना कि नालायक आंख खोल के चलना था, ठीक है, तो जितना सुनाई पड़ता है ना उतना गुस्सा बढ़ता जाता है कि एक समय के बाद बस चलेगा, पीठ उठा के मार देंगे, भागो यहाँ से, तुम हम यही ठीक है, बाद में निकल लेंगे। जी चिड़िया वाली, जी बिल्कुल होता ही है। तो ये पकड़ना जरूरी है कि समस्या में फंसा हुआ व्यक्ति जो दिखाई देता है ना, उसको भाषण दे देने से वो बाहर नहीं निकलता है। उसको एक सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड कर सकें, कदम दर कदम वो कैसे बाहर निकल सकता है उसमें सहयोग कर सकें, ठीक है, और गड्ढे में फंसे होने की कठिनाई उसको दिख सके तो उसको निकलने का मन बनेगा। तो चाहे मोबाइल में फंसा हुआ बच्चा हो, कि सिगरेट में फंसा हुआ हो, कि अल्कोहल में फंसा हुआ हो, कि ड्रग्स में फंसा हुआ हो, कि 10 तरह की लतों में फंसा हो, कि हम एक दूसरे को विरोध करके बोलना सीख लिए हैं, कि अपमान में फंस गए हैं, कि सिर्फ सुविधा और पैसे में फंस गए हैं, कि पद के आधार पर दूसरों को नीचा दिखाने में लग गए हैं, कि अपने अहंकार में फंस के हर किसी को तुच्छ बताने में लगे हैं। ये जितने तरह के गड्ढे में भी फंसे हुए हैं ना, पहली चीज जो है वो दूसरे को ये देखने, पहले तो अपने बाहर निकल सकें, और निकल गए हैं तो दूसरे को ये देखने में सहयोग करना महत्वपूर्ण है कि वो जहां है उसमें समस्या बहुत अधिक है, समाधान कुछ ज्यादा नहीं है। उसमें रहते हुए उसकी जिंदगी की परेशानी ज्यादा हो रही है, उलझने ज्यादा हो रही हैं, दुख ज्यादा मिल रहा है, सुख कुछ विशेष नहीं मिल रहा है। इसको देखने में सहयोग करना ये पहला जगह है। इनमें से जिस समस्या में भी फंसा हुआ है, पहला जगह है उसको ये देखने में सहयोग कर पाना कि इसमें रहते हुए उसको मिल कुछ खास नहीं रहा है, खो बहुत ज्यादा रहा है। और फिर दूसरा जगह है स्टेप बाय स्टेप उसमें से बाहर कैसे निकल सकता है, उसके रास्ते को उसको बता पाना, सिवाय ये बताने के कि तुम गड्ढे में फंस गए हो। और तीसरी जगह है कि सिर्फ ये भाषण देके हम छोड़ने देते हैं, एक सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड करने का काम करते हैं ताकि वो हाथ पकड़ के एक एक कदम देके बाहर निकल के आ सके। तो सहयोग करने जब किसी को जा रहे हैं, और शिक्षा संस्कार उसी की प्रक्रिया है, दूसरे को सहयोग करने की, चाहे स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं चाहे बाहर कर रहे हैं। उसका 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कि जहां वो है वहां की कठिनाई वो पहचान सके। जहां फंस गया है उसमें सुख बहुत थोड़ा मिल रहा है, दुख बहुत ज्यादा मिल रहा है, उपलब्धि बहुत थोड़ी हो रही है, समस्याएं बहुत ज्यादा पैदा हो रही हैं। ये बात वो देख सके, पहचान सके। दूसरा है उससे बाहर निकलने का स्टेप बाय स्टेप रास्ता उसको हम बता सके। और तीसरा है फिर उसमें अपना सपोर्टिंग हैंड, अपनी भागीदारी, अपनी भूमिका अदा कर सकें, ना कि भाषण देके चल दें। ये 3 स्टेप है किसी को भी बाहर निकालने का या आगे बढ़ने में सहयोग करने का। तो संबंध पूर्वक स्नेह के भाव से शिक्षा दी जाने की चीज है, ना कि विरोध और दबाव पूर्वक दूसरे से मनवाने की चीज है। ये दूसरी बात को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर कोई प्रश्न होगा तो देख लेंगे। इसी तरह से शिक्षा में बच्चे को प्रयोग करके, व्यवहार करके, जांच परख करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। वो अपने अधिकार पर जांच परख करके देख सके कि उसको क्या सहज रूप में स्वीकार होता है, क्या नहीं होता है। प्रयोग व्यवहार करके देख सके कि किसमें हम दोनों का सुख, हम दोनों की समृद्धि होती है।
ये अवसर उसको समझने के लिए देने की जरूरत है, न कि सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। हम अपनी बात को अगले के ऊपर थोप दें और अगला उसको मान ले, ये शिक्षा का प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा की प्रक्रिया तो यही है कि उसको भी जांच परख करने का, प्रयोग व्यवहार करके देखने का अवसर मिल सके, ताकि उसको भरोसा हो सके कि हाँ ये सही है और ये सही नहीं है। तो जांच परख करने का, प्रयोग व्यवहार करने का अवसर उसको देने की जरूरत है, न कि अपनी बात को जिद करके उस पर थोपने या मनवाने की जरूरत है, और नहीं माने तो सजा देने की जरूरत है। मैं इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। जी, माइक ले लीजिए, माइक है, आ गया ऑन कर लीजिए। क्या क्या सजा का क्या अभी मैं इतना ही बात कह रहा हूं कि दूसरे को दबाव दे करके मनवा लेना मुख्य नहीं है। मुख्य बात है उसको जांच परख करके प्रयोग व्यवहार करने का अवसर। अभी हम दूसरे से मनवाने की कोशिश करते हैं और नहीं मानता है तो उसको सजा देने का, पनिशमेंट देने का काम करते हैं। जी, मैं जैसे सभा सेवा का भाग बन गया है मेरा, मैं समाज में घूमता हूँ, और ये आप जो बता रहे हैं कि दबाव दे करके किसी तरह से और कोशिश करें कि ये मेरी बात को मान जाए, बिल्कुल दूर हटता चला जाएगा। मैंने ये महसूस किया है, और प्यार से उसे कहें तो वो मानने को तैयार हो जाता है और पास बैठता है, सुनता है। मेरा एक नाती है, तो उसको मैं अगर डांट देकर कुछ बताना चाहूँ तो मेरे पास मिल जाता है, दूर भागता है, और प्यार से उसे कुछ कहूँ तो वो सुनने को तैयार होता है। ये मेरा प्रैक्टिकल हो रहा है, जैसे समाज में ही मैं ऐसा देखता हूँ। जी, तो जो मैं पीछे कह रहा था ना, कनेक्शन जरूरी है करेक्शन के पहले। दूसरे में कोई भी सुधार या बदलाव हम चाहते हैं, उसके पहले उससे जुड़ना जरूरी है। जुड़ाव के बाद ही अगले में कुछ बदलाव हो सकता है। हम अभी कई बार सोचते हैं पहले अगले को बदलेंगे फिर उसके साथ जुड़ेंगे। जहां कहीं भी हम बदलाव चाहते हैं वहां जुड़ाव होना पहले जरूरी है। अगर हमारी भाषा, हमारी शैली, हमारा तरीका, हमारा टोन, हमारा लहजा दूरी पैदा कर रहा है, जुड़ाव के बदले अलगाव पैदा कर रहा है, तो हम उस अगले व्यक्ति को समझने जीने में सहयोग करने का कोई काम नहीं कर सकते। बात कितनी भी अच्छी हो हमारी, कितनी भी सही हो हमारी, अगर तरीका हमारा ऐसा है कि हर बार अगले को चोट पहुंचती है, तो हम लाख कहें कि हम मरहम लगाने आए हैं, उसको तो थप्पड़ लग रहा है जी, उसको तो घाव में हर बार उंगली लग रही है। तो वो तरीका अगर हमारा ठीक नहीं है तो बात कितनी भी ठीक हो, पहुंचता नहीं है अगले तक, पहुंचता नहीं। और आखिरी बात जो नीचे लिखी है ना समझने की प्रक्रिया के बारे में, वो ये दिखता है कि एक छोटा बच्चा अनुसरण अनुकरण से शुरू ही करता है। अनुसरण अनुकरण का मतलब जैसा माँ बाप को करते देखता है, जैसा स्कूल कॉलेज में देखता है, जैसा टीवी में देखता है, वैसा करना शुरू कर देता है। तो माँ बाप हिंदी बोलते हैं तो बच्चा हिंदी बोलता है, माँ बाप अंग्रेजी बोलते हैं तो बच्चा अंग्रेजी बोलता है। हिंदी बोलने का टोन भी देखेंगे तो अलग अलग है। आप यूपी के जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ हिंदी बोलने का टोन अलग है, मैं बिहार के जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ का टोन अलग है। तो हमारे यहाँ का बच्चा मेरा वाला टोन सीखता है, आपके यहाँ का बच्चा आपका वाला टोन सीख लेता है, क्षेत्रीय भाषा। तो अनुसरण अनुकरण को इतनी बारीकी से एक बच्चा करता ही है। तो अनुसरण अनुकरण की जगह पर शिक्षा संस्कार तभी ठीक हो सकता है जब माँ बाप का आचरण, स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स का आचरण ठीक हो।
जिस मीडिया, एडवर्टीजमेंट और टेलीविजन को देख रहा है वो वहां पर ठीक आचरण दिखाया जा रहा हो, तभी बच्चा ठीक सीख सकता है। अनुसरण अनुकरण के एज में वो वातावरण ठीक होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तो एक एज आता है आज्ञा पालन का, जहां उसको हम कुछ बता देते हैं, ये करो ये ना करो, उसको कुछ दिन तक करता है। जैसे ही वो प्रश्न पूछना शुरू कर दे, आप समझ लीजिए कि उसका आज्ञा पालन का फेज खत्म हो गया। जितने साल की उम्र में भी बच्चा ये सवाल पूछना शुरू कर दे कि ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, मेरे लिए तो ये ठीक लगता है ये नहीं, ये तर्क करने पर, अपनी राय रखने पर, प्रश्न पूछने से अगर बच्चे ने बात शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए कि उसका अनुकरण, अनुसरण और आज्ञा पालन का फेज पार हो गया है। अब तो उससे अनुशासन की जगह पर जीने का ठीक नियम क्या है, उस पर चर्चा और संवाद की जरूरत है, सम्मान और स्नेह के भाव के साथ, और उसको जांच परख करने का, प्रयोग व्यवहार करके देखने का अवसर देने की जरूरत है। तो अनुशासन का मतलब है जीने के ठीक नियमों को बता करके उसको जांच परख करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग व्यवहार करके देखने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि वो देख सके कि वास्तव में उसके लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और इस जांच परख को करके जब बच्चा ये देख लेता है कि हाँ यही उसकी जिंदगी के लिए ठीक है, इसी में उसका सुख समृद्धि है, परिवार और समाज का भी सुख समृद्धि है, तो वो स्वेच्छा से वैसा जीना शुरू कर देता है। उसको स्वानुशासन के रूप में पहचाना है। तो अनुशासन की जगह पर हम पेरेंट्स का, टीचर्स का, समाज का ये रोल बनता है कि जीने के ठीक नियमों को ठीक ढंग से उसको देने का काम कर सकें, और मानने का जिद या जबरदस्ती करने के बदले उसको जांच परख और प्रयोग व्यवहार करने का अवसर दें। इसी तरह से विरोध और दबाव पूर्वक उससे कुछ बात मनवाने के बदले संबंध पूर्वक सम्मान और स्नेह के भाव से चर्चा और संवाद हो सके, इसकी जरूरत दिखाई देती है। अनुशासन की जगह पर इस काम को जितना ठीक ढंग से हम करते हैं, उसको जांच परख का अवसर देते हैं, ठीक बात को ठीक ढंग से, बिना उसको घायल किए, बिना उसको ब्लेम किए, बिना उसको कटघरे में खड़ा किए, बिना उसको दोषारोपण किए, बिना उसकी शिकायतों की लिस्ट पर गए हुए, जितना हम नियम को समझने का और उसका जांच परख करने का अवसर देते हैं, उतना वो चीजों को जांच परख करके सही को स्वीकार लेता है। और जितना सही को स्वीकारने का काम कर लिया, उतना वो स्वानुशासन में चला जाता है। स्वानुशासन तक एक बार पहुंच गया ना कोई भी बच्चा, तो अब उसको जरूरत नहीं है आपकी, अब वो खुद भी ठीक जी लेगा और वातावरण को भी ठीक जीने के लिए प्रेरित कर पाएगा। तो स्वानुशासन की जगह पर जाने के बाद हम वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि अब वातावरण हमसे प्रभावित होता है, प्रेरित होता है। उसके पहले की जगहों पर ना वातावरण से हम प्रभावित और प्रेरित होते रहते हैं। स्वानुशासन के बाद वातावरण हमसे प्रभावित और प्रेरित होता है। तो अनुसरण, अनुकरण और आज्ञा पालन की जगह पर अगर गलत वातावरण मिलेगा ना, तो बच्चा गलत हो जाएगा। ऐसे ही अनुशासन की जगह पर उसको जीने के ठीक नियमों का प्रस्ताव नहीं मिला, जांच परख करने का अवसर नहीं मिला, उस पर दबाव डालने का काम करेंगे ना, वो रिएक्टिव हो जाएगा, पलट के जवाब देना शुरू करेगा। जब तक छोटा है उसको डर है कि मारपीट हो जाएगी, तब तक चुप रहता है। जिस दिन उसको लगता है कि अब थोड़ा बड़ा हो गए हैं, जवाब दे सकते हैं, उस दिन से जवाब देना शुरू करता है। तो अंदर से तो जवाब वो उसी दिन से देना शुरू कर देता है जिस दिन से यहाँ वो जांच परख ठीक से नहीं कर पाता है। जितना ज्यादा यहाँ उस पर दबाव देंगे, जितना ज्यादा जबरदस्ती मनवाने का कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा यहाँ मारपीट करने का कोशिश करेंगे, आप समझ लीजिए कि वो रिएक्शन उतना उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, जो किसी भी दिन बर्स्ट कर सकता है, फूट सकता है।
ब्याज सहित चुकाएगा। पैसा आदमी वापस करे चाहे ना करे, मूलधन और ब्याज ये वाला जरूर कर देता है, ब्याज सहित, उसमें कोई कमी नहीं रखता। तो वो बताना शुरू कर देता है। तो 12-14 साल का होते होते जवाब देने लगता है कि अब बस कर। जवाब तो बचपन से ही दे रहा है अपने मन में, अब वो बाहर भी देने के लिए पाता है कि हम कॉम्पिटेंट हो गए। तो यह से अधिक समाज का प्रभाव ज्यादा वातावरण का पड़ता है ना, है ना। परिवार से अधिक। इनफैक्ट अगर गोइंग फिर देखेंगे ना, सबसे छोटी जगह में जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो माँ बाप उसके मेन रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, जब उससे वो थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल कॉलेजेस में आता है ना, तो टीचर उसके सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। मैंने तो अपने घर में देखा बच्चों को कि उनको टीचर ने कुछ पढ़ाया हो और मैं कुछ बताऊं, मेरी नहीं मानता, टीचर की मानता है। कहता है वो टीचर कहे वो ठीक है, सर ने कहा है ये। ठीक, हाँ, लाख हमारे पास डिग्री हो 10 नहीं मानता। तो एक उम्र में बच्चा का माँ बाप रोल मॉडल होते हैं, एक उम्र से आगे बढ़ता है ना तो टीचर रोल मॉडल होते हैं। ये दोनों जगह उसको तृप्ति नहीं मिलती, माँ बाप की जगह पे भी नहीं मिला, टीचर की जगह पे भी नहीं मिला, तो धीरे धीरे ये जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है ना, उसमें टीवी के एक्टर एक्ट्रेस हो जाएं, कि हीरो हीरोइन हो जाएं, कि नेता हो जाएं, कि क्रिकेटर हो जाएं, वो उनके रोल मॉडल होते हैं। तो उन्हीं के जैसा बाल कटाएंगे, उन्हीं के जैसा चलेंगे, उन्हीं के जैसा फैशन मारेंगे, वो सब दिखाई देगा। ठीक है, एक समय के बाद जब उससे भी त्रस्त हो जाते हैं ना, तो लास्ट में ये मान लेते हैं कि हम ही होशियार हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। तो आप अगर आज के दिन 18-20 साल के बच्चे को देखिएगा ना, तो ज्यादातर बच्चा यही मानता है कि बुद्धि अगर भगवान ने कुछ दिया है तो सिर्फ हम ही को, बाकी सब तो फालतू घूम रहे हैं। ये स्थायी हो जाती है फिर। जी, है ना। तो हमारे यहाँ मजाक में कहते हैं कि दुनिया में कुल जो है 1.5 बुद्धि है, पूरी हमारे पास और आधी में बाकी पूरी दुनिया को। तो सबको लगता है कि अपनी बुद्धि तो पूरी है, बाकी सबकी अधूरी है, कचरी है। तो सब मिला के आधा और हमारा पूरा, कि नहीं। तो ये प्रक्रिया घटित होती है। अगर एक बच्चे को देखिएगा ना, तो अनुसरण, अनुकरण, आज्ञा पालन के फेज में उसको वातावरण, परिवेश और समाज ठीक मिलना जरूरी है। अनुशासन के फेज में उसको सही का प्रस्ताव सही ढंग से मिलना जरूरी है, और उसको जांच परख करने के लिए, प्रयोग व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर देने का जरूरत है, न कि जबरदस्ती अपनी बात को मनवाने का। तो उसके हर क्यों और कैसे को जिम्मेदारी पूर्वक उत्तर देने की जरूरत है। वो क्यों ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, इस पर सार्थक चर्चा और संवाद की जरूरत है, और उसको जांच परख करने का, प्रयोग व्यवहार करने का अवसर देने का जरूरत है। और ये पूरा काम सम्मान और स्नेह के भाव से करेंगे तो बढ़ेगा। सम्मान के बदले अगर अपमान हो गया, किसी भी जगह पर उसको नीचा दिखाने का काम हो गया, उसको नालायक बताने का काम हो गया, उसको बुद्धू और बेकार बताने का काम हो गया, बात ही नहीं बढ़ेगी आगे, बढ़ेगी ही नहीं आगे। माइक दे दीजिएगा। बढ़िया, तो इस पर विचार किया जाए। कोई अर्जेंट कमेंट है तो उसको सुन लेते हैं, रिस्पॉन्ड कर देंगे। जी जी, माइक पास कर लीजिए। एक छोटा सा कमेंट्स है, आवाज आ रही है? और पास करिए, ज्यादा अच्छा आएगा। बच्चों को जितना भी हम प्यार से डील करते हैं ना, तो बच्चे बहुत आसानी से सुनते रहते हैं। और एक उम्र होती है, जैसे 10 साल से छोटा बच्चा, वो हर जरूरत अपनी जहां से पूरी होती है ना परिवार में, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने जाते हैं, बच्चा भी वही है, और जो प्रेम करता है उसके साथ निश्चित रूप से करुणा, प्रेम, श्रद्धा और ये जो कृतज्ञता जितने भी जो बताए हैं यहाँ, वो सारी मौजूद होती हैं। लेकिन फिर भी जो है
कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वही बच्चा जो परिवार के माता पिता से या अन्य जिससे भी प्यार करते हैं, उसकी बात जल्दी से फिर जो जैसे बड़ा होने लगता है ना, तो क्यों काटने लगता है। एक बार जो कहने में जो सुनता है वो 4 बार में नहीं सुनता। ऐसा आजकल के बच्चों में जो थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है, इसको कैसे जो मतलब सही किया जा सकता है, इस विषय पर ये प्रकाश डालें तो ज्यादा अच्छा। देखिए, किसी भी जगह पर जो बच्चे के सुनने का जगह है ना, आज्ञा पालन के फेज में जब तक है तब तक वो सुनेगा। जैसे ही वो आज्ञा पालन के फेज से आगे बढ़ के अनुशासन की जरूरत पड़ती है, वहां अब वो मान नहीं सकता है आपकी बात को। वहां तो अब वो क्यों ठीक है, ये सवाल उसके मन में उठना शुरू हो जाता है। प्लस 4 जगह से 4 तरह की बातें सुनता है। घर में कुछ और सुनता है, स्कूल में कुछ और सुनता है, मीडिया में कुछ और सुनता है, व्हाट्सएप पर कुछ और सुनता है, उसके मन में कुछ और आता है। ये अंतर विरोध उसको दिखाई देता है। सब एक तरह का बात उसको कहते हुए नहीं दिखते, अंतर विरोध दिखता है। हमारे आपके कहने और करने में ही भेद दिखता है। ठीक है, हम ही कहते हैं माँ बाप की सेवा करो और अपने माँ बाप की हम कर नहीं रहे होते। वो एक पुरानी कहानी है ना कि कोई दादा दादी को जो है माँ बाप जो रहे होंगे बच्चे के, वो दादा दादी को जब मरने की नौबत आ गई तो उसको बोले जंगल में ले जाके छोड़ आते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि वो गड्ढा वहां खोद रहे थे कि अब उनको उसमें दबा करके चले जाएंगे। तो बच्चे ने जो है, छोटा जो रहा होगा, उसने पूछा ये क्या कर रहे हैं, तो बोला कि ये अब इनका मृत्यु काल नजदीक आ गया है तो इनके लिए गड्ढा खोद दे रहे हैं ताकि सोएं उसमें आराम से। तो उसने पूछा कि एक दिन आपकी भी नौबत ऐसी होगी कि नहीं होगी? तो कहा होगी। तो कहा आप तो हमसे बहुत प्यार करते होंगे ना, 2 गड्ढा बगल में अभी से खोद के चले जाइए ताकि हमको नहीं खोदना पड़े उस समय। तो जीने की जगह पर जब वो हमारे ही कहने और करने में भेद देखता है, जब वो 4 जगह से 4 तरह की बातों को सुनता है, उसके अपने मन में कुछ और आ रहा होता है, वहां पर उसको ठीक बात ठीक ढंग से बताए जाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। अभी शिक्षा में ही उस प्रक्रिया का अभाव दिखता है कि अगर उसको बचपन से तैयार ही इसी बात के लिए किए हैं कि नौकरी ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं उससे कि नौकरी और पैसा मिलने के बाद वो लौट करके माँ बाप की बात मानना शुरू करे? कैसे शुरू करें? कैसे उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो परिवार में भाई बहन का ध्यान रखने का सोच लेगा, पति पत्नी संबंध में जिम्मेदारी पूर्वक जीने का काम कर लेगा? कैसे करेगा जी? आजकल के तो बच्चे बड़े हो रहे हैं ऐसे कि माँ बाप उसके हिसाब से एडजस्ट होके चलते हैं। तो एक लड़का अपने घर में बड़ा हुआ है जिसके से माँ बाप एडजस्ट कर रहे हैं, एक लड़की बड़ी हुई है जिससे माँ बाप एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये दोनों साथ में रहेंगे तो कौन जिएगा किसके हिसाब से? दोनों दूसरे को अपने हिसाब से चलाने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे परिवार नहीं होकर के युद्ध का मैदान हो गया है। तो लव मैरिज कीजिए कि अरेंज मैरिज कीजिए, ताकत का बड़ा हिस्सा इसी बात में चला जाता है कि दूसरे को अपने हिसाब से चलाना। मैं बचपन से जिस बात के लिए तैयार किए हैं फसल तो वही कटेगी जी, और क्या कटेगी? तो इस जगह पर या तो हमारा काम ठीक नहीं होता है, या अनुशासन की जगह पर ठीक बात ठीक ढंग से कही नहीं जाती है। वो एक बात रिएक्शन में कुछ कहता है, हम 4 बात रिएक्शन में सुनाने के लिए बैठे होते हैं। हम 2 बात कुछ रिएक्शन में नाराज होके कहते हैं, अगला उस पे 4 सुनाने को तैयार होता है। न तो हमारा सुनना ठीक होता है, न हमारा बोलना ठीक होता है। अगले का भी वही हालत है। तो दोनों तरफ से जो है हम गोला बारूद एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं। थोड़ी देर में इतने घायल और आहत हो जाते हैं कि ढूंढना मुश्किल होता है कि समस्या शुरू कहां से हुई थी। तो समेट के देखा जाए, शिक्षा संस्कार की इस प्रक्रिया को सोचने पर काम किया जाए। कल सुबह जब हम मिलेंगे तो इस पर कोई प्रश्न होगा तो उस पर बात कर लेंगे। बाकी आयामों पर
फिर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए मैं 3 बातें फिर से आज होमवर्क के रूप में कह दूं कि अभी से देखना शुरू करिए कि सुनने के जिन नियमों की हमने बात की है उसको थोड़ा अभ्यास करके देखिए कि कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। तो सुनने के नियम का अभ्यास एक होमवर्क है। सुनने के नियम का अभ्यास एक होमवर्क है। बोलने की जगह पर बोलने के लिए ब्लेम, कंप्लेन और जजमेंट से फ्री होकर के बोलने का काम हम कर सकें। दो मिनट दीजिएगा। बोलने की जगह पर हम ब्लेम, जजमेंट और कंप्लेन से फ्री होकर के बोलने का काम कर सकें। यानी ऑब्जर्वेशन बताएं ब्लेम और जजमेंट के बदले। सुनने का तो बता ही दिया हूं, बोलने का एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। पहली चीज ये है कि ऑब्जर्वेशन बोले ब्लेम, कंप्लेन और जजमेंट के बदले। दूसरा, अगर अपनी किसी पीड़ा को, परेशानी को, कठिनाई को बता रहे हैं तो उसके कारण के रूप में अपनी कौन सी जरूरत नहीं पूरी हो रही है उसको प्लेस किया जाए। अगर अपनी किसी पीड़ा की बात हम कर रहे हैं तो कौन सी जरूरत हमारी पूरी नहीं हो रही है उसको उसके कारण के रूप में पहचाना जाए, ना कि दूसरे व्यक्ति को। तीसरी बात ये कह रहा हूं कि चर्चा डिसीजन से शुरू करने के बदले नीड को आइडेंटिफाई करके डिस्कशन से शुरू किया जाए। नीड को, आवश्यकता को पहचान करके उसके डिस्कशन से चर्चा को शुरू किया जाए, डिसीजन से शुरू करने के बदले। तो सुनने का अभ्यास हो गया, बोलने का अभ्यास हो गया, 2 होमवर्क हो गया। फिर से बताइए। आवश्यकता को समझ करके डिस्कशन के फॉर्म में करने की जरूरत है, ना कि डिसीजन से शुरू करने की। तो डिसीजन या निर्णय से चर्चा नहीं शुरू हो सकती। जी हाँ, भरी जाएगा। तीसरी बात ये कह रहा हूं कि कहीं भी अगर किसी समस्या का समाधान ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं ना, किसी भी समस्या का, 10 साल से उलझी हो कि 100 साल से उलझी हो कि आज की हो, एक ही तरीका है उसका। अगले की जरूरत क्या है उसको पहचाना जाए, अपनी जरूरत क्या है उसको पहचाना जाए, और ये दोनों जरूरत कैसे पूरी हो सकती है एक साथ, उसके उपाय पर सोचा जाए। कि अगले की जरूरत क्या है उसको पहचाना जाए, अपनी जरूरत क्या है उसको पहचाना जाए, और ये दोनों जरूरत एक साथ कैसे पूरी हो सकती है उसके उपाय को ढूंढने का, चर्चा करने का, सोचने का काम किया जाए। चर्चा में अगर हम किसी को शामिल नहीं करते हैं और सीधा निर्णय से शुरू करते हैं ना, तो वो अपने को आहत महसूस करता है, छूटा हुआ महसूस करता है। निर्णय प्रक्रिया से जिसको भी हम बाहर कर देते हैं वो अपने को परतंत्र महसूस करता है, गुलाम जैसा महसूस करता है, और उस स्थिति में कोई नहीं रहना चाहता है। विचार किया जाए इस पर। कोई प्रश्न होगा तो कल बात कर लेंगे। नमस्ते।